नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होने जा रही है पंचायत और पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदार रहेंगे। ये वाकई में सराहनीय कदम है। अब सवाल यह है कि सुनिश्चित हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं सरकार राइट टू रिकॉल भी एक नया बिल लेकर आई है, यानी इसके जरिए चुने हुए सरपंच के काम से अगर जनता खुश नहीं हुई तो उसे साल भर के अंदर वापस बुलाया जा सकता है, यानी सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर प्रहार बता रहा है। विपक्ष का दावा है कि इससे गांव में धड़ेबंदी को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक ताना बाना टूटेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकार का पंचायत सुधार के लिए प्लान। अब महिलाएं भी होंगी बराबर की भागीदार। काम न करने वाले सरपंचों पर लटकेगी तलवार। राइट टू रिकॉल पर ना हो जाए तकरार। बड़ौदा उपचुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की हरियाणा में आहट शुरू हो गई है। बेशक पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी कम रहती हो, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है और ग्रामीण इलाकों में इसकी सुगबुगाहट तेज भी हो गई है। इतना ही नहीं, सरपंची के लिए उम्मीदवार प्रचार भी करने में जुट गए हैं। लेकिन इस बार चुनाव में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां पंचायत में महिलाओं के 50% भागीदारी बढ़ेगी, वहीं राइट टू रिकॉल एक नया नियम होगा। तो पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल है जिसमें महिलाओं की भागीदारी तो 50% रिजर्वेशन ना ला करके हम 50% पार्टिसिपेशन किया है। निश्चित तौर पे सुधार होगा। बनने के बाद कोई किसी की परवाह ना करे, ये भी ठीक नहीं है। और आपने देखा कि 51% जनता उनको कहेगी जब कहीं जाकर रिकॉल का मोशन आएगा, नहीं तो उससे पहले रिकॉल होना ही नहीं है। हालांकि राइट टू रिकॉल को लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। रिकॉल एमएलए और एमपी का होना चाहिए। पंचायत के क्या मतलब, तो ये तो झगड़े फैलाने वाली बात है। उनका जो है विकास में हिंड्रेंस रहेगी, विकास में अड़चन रहेगी। राइट टू रिकॉल में अब चुने हुए सरपंच के काम से खुश नहीं होने पर उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग सरकार के फैसले की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उनको खतरा है कि इससे झगड़े और आपसी रंजिश की घटनाएं बढ़ जाएंगी। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये तो वाकई में सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन ये सुनिश्चित हो पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं राइट टू रिकॉल के जहां फायदे नजर आ रहे हैं, वहीं नुकसान भी नजर आ रहे हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो महिलाओं की पंचायत के अंदर 50% भागीदारी बढ़ेगी, पहला बात। दूसरा सवाल यह होगा कि राइट टू रिकॉल जो लाई है सरकार, उसका फायदा कितना, नुकसान कितना, इसी पर चर्चा करेंगे। दो बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। आपका मेहमानों से परिचय करा देता हूं। वीरेंद्र चौहान रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव भारद्वाज जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप कमल सारण रहेंगे, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। दीप कमल जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जगलान रहेंगे, पूर्व सरपंच हैं बीबीपुर के। बीबीपुर वो गाँव है जो काफी मशहूर रहा है और सुनील जगलान वो शख्सियत है जिन्होंने एक बड़ी पहचान दिलाई है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी आपसे करना चाहूंगा। सुनील जगलान जी, आपने तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी बातें की। आप सेल्फी को लेकर भी आए, जो बच्चियों की सेल्फी वाला मामला था। लेकिन सर, 50% भागीदारी बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता सुनील जगलान जी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि अक्सर सरपंच तो महिला बन जाती हैं, लेकिन फैसले तो सर पति लेते हैं। सुनील जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? चलिए, सुनील जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं सबसे पहले इस मामले पर एक रिएक्शन बीजेपी का ले लेता हूं। वीरेंद्र चौहान जी, यही मेरा सवाल आपसे सर,
क्योंकि भागीदारी तो ठीक है, हम तारीफ करते हैं कि आपकी सरकार ने अच्छी पहल की, लेकिन सर फैसले तो पति ही लेते हैं ज्यादातर। सबसे पहली बात तो यही है जो आपने सहमति जता दी कि जो नया प्रावधान है उसके चलते 50% महिलाएं वे पंचायती राज संस्थानों में चुनकर आएंगी। जहां संख्या कम होती थी वहां संख्या 50% कम से कम होगी, यह सुनिश्चित हो जाएगा। तो भागीदारी बढ़ गई। अब भागीदारी बढ़ने के साथ निश्चित रूप से वो अगला सवाल आता है कि वो भागीदारी सक्रिय भागीदारी हो, प्रभावी भागीदारी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ, एक कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, हम लोगों ने उस कार्यकाल में जो ये प्रॉक्सी से पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के काम करने वाला सिलसिला था, इस पर लगभग अंकुश लगा दिया है। उससे पहले शायद पंचायत की बैठक में महिला सरपंच होती नहीं थी, पतिदेव अंगूठा लगा देते थे, हस्ताक्षर कर देते थे। जिला परिषद में भी ऐसा हो जाता था, ब्लॉक समिति में भी ऐसा हो जाता होगा, पंचायत समिति में भी। लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान हमने इस सिलसिले को प्रभावी तरीके से रोका है। हमने महिला पंचों, सरपंचों या अन्य पदाधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण दिया है ताकि उनका आत्मविश्वास बने बैठकों में हिस्सेदारी लेने का, निर्णय की प्रक्रिया को उसमें लीड करने का, नेतृत्व करने का। तो उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त करना, उनको प्रशिक्षण देना, जब हमने ये काम किया है तो अब अच्छी संख्या में। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है ना सर, पति फैसले लेते हैं। आप बेशक अपनी पत्नी को अगर चुनाव लड़ाएंगे तो फैसले आप ही लेंगे वीरेंद्र चौहान जी? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ट्राई कर लीजिए। नहीं, अरे मैं तो भाई साहब मैं बता रहा हूं ना, मेरी श्रीमती जी ने कभी चुनाव लड़ा तो वो पक्के तौर वीरेंद्र चौहान ही लेंगे सर, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। क्यों हो रहा था मैं बताता हूं, उसकी वजह क्या थी। एक, पहले शिक्षित होना कोई आवश्यक नहीं था, तो महिलाएं चुनकर सांकेतिक रूप से भी आती थी, तो पति संकोच करते थे, उनको बैठक में आने नहीं देते थे या हावी रहते थे। हमने धीरे धीरे सबका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं, और मैं ये दावा नहीं कर रहा कि 100% परिणाम आ गए हैं। सब जगह सब कुछ वही करती हैं जो चुनकर आती हैं, लेकिन अगर आप 2014 में जब हम आए या इन वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल जब से शुरू होता है 16 से, तब से लेकर आज तक की स्थिति का हरियाणा का मूल्यांकन करेंगे तो आपको सुखद अनुभव होगा। चलिए सर, सुखद अनुभव होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं काफी पिछड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि हरियाणा में तो सिर्फ 4 दीवारी में कैद रहती हैं। मैं संजीव भारद्वाज जी, पहला रिएक्शन पहले महिलाओं के मसले पर बोलिए, क्योंकि सर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ये तो हम पहले ही दे रहे थे, इन्होंने नया क्या कर दिया? संजीव भारद्वाज जी। जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से अपने भाई वीरेंद्र जी को बताऊं कि 50% महिलाओं को जो ये प्रावधान रखने जा रहे हैं, ये निश्चय ही अगर ये चीजें ठीक होती हैं तो स्वागत का ये निर्णय है, स्वागत करने का कि महिलाओं की भागीदारी हो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको इनकी बात बताऊं, जहां पानीपत से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा स्वयं प्रधानमंत्री जी से दिलवाया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद आप देखें आज के दिन हमारा हरियाणा एक बहुत छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले हैं वो 3रे नंबर पे स्टैंड करता है, 3रे नंबर पे आ चुका पूरे देश में। आज महिलाओं की ये दुर्दशा हो रही है कि आप बड़ौदा में जो रेप की घटनाएं हुई, पुलिस चौकी में 2 महिलाओं को पकड़ के लाया गया और उनसे सामूहिक रेप किया गया। 12 आदमी 14 आदमी जो भी थे वो FIR लॉज हुई। बाद नहीं संजीव जी, उसी तरफ तो प्रयास कर रहे हैं ना, ये तो यही कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो थोड़ा अपराध भी कम रुकेगा।
जयप्रकाश जी, हाँ जयप्रकाश जी, वीरेंद्र जी कुछ काउंटर कर रहे हैं, वीरेंद्र जी कुछ काउंटर कर रहे हैं आपकी बात पे। यदि ये प्रावधान, प्रश्न करना है आदरणीय भारद्वाज साहब, अपनी बात आप तो ये पूरी कर बताइए लो। कि महिलाओं के निर्वाचन की दिशा में, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिया, कानून बना दिया, उसका महिला उत्पीड़न की घटनाओं से क्या संबंध है? नहीं ठीक है, हम पटियाला ठीक है, की बात भारद्वाज कर जी रहे जवाब, हैं। भारद्वाज जी देंगे, भारद्वाज जी जवाब देंगे आपकी बात का। ठीक है, चौहान साहब हो गई बात। वीरेंद्र जी आप कमाल कर रहे हैं, आप ये कमाल तो आप नारे कर दे रहे हैं। देते हैं, आप आप प्रावधान दिल से कर अच्छी देते बात का हैं भी और स्वागत वो नहीं उसकी कर रहे पंडित जी। इम्प्लीमेंटेशन, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप कृपा प्लीज करके बता पहले दीजिए, सुन लीजिए, अपनी कानून में बारी पे फिर इसको संशोधन का काउंटर कर अपराधों से दीजिए। क्या संबंध है? मैं कानून चुप हो के जाता हूं, संशोधन पहले आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। मेरा सरल ऐसे सा तो प्रश्न पब्लिक है, सुन ही नहीं पाती, हम आपस में। एक विनम्र, नहीं ठीक है, आप चौहान साहब बात हो गया बोल आपका ले, सवाल, पहले दे रहे मुझे जवाब। complete भारद्वाज जी करने जवाब दें दे तो रहे हैं ना अपनी उस बात बात का। को। संजीव जी जवाब इस दीजिएगा। कानून में संशोधन का अपराध से क्या संबंध है? मैं वीरेंद्र भाई की, अब मैं बोलूं, कहिए सर, कहिए। अगर ये चुप होते हो तो मैं चुप हो गए बोलूं। सर, कहिए ना। मैं जयप्रकाश जी ये बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को भी और वीरेंद्र भाई को भी, कि कानून बनाना, कोई नारा देना, ये बहुत आसान है, प्रावधान रखना कोई मुश्किल नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एक सवाल तो आप ही ने उठा दिया कि महिलाएं काम नहीं करती, ये नहीं करती और उनके पति काम करते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये भी है कि नहीं संजीव जी ये तो है ना, संजीव भारद्वाज जी आप तो मानेंगे ही ना। नहीं संजीव भारद्वाज जी ये प्रथा तो है हमारे हरियाणा में। ये तो तब भी था जब पंडित जी नहीं, आपकी ये सरकार है, थी, तब भी मैं था तो ये तो। आपकी बात हमने का तो बदला समर्थन चीजों कर को। रहा हूं। मैं जयप्रकाश जी आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि ये है। मैं यही कह रहा हूं कि जब महिलाएं बाहर निकलने, घर से बाहर निकलने के लिए डरने लगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे की क्या हालत हुई है कि देश के अंदर। नहीं चौहान साहब कह तो वो सही रहे, जब सरेआम गोलियां मारी जाती हैं लड़कियों को तो सर डर तो होता ही है। भागीदारी दे दो। अपराध हो रहे हैं तो भारद्वाज साहब ने घर से निकलना बंद कर दिया क्या? 12 नहीं लेकिन उनका परिवार तो डरेगा ना सर, महिलाएं तो डरती हैं ना सर। राहुल गांधी घर से नहीं निकलते क्या? नहीं महिलाएं तो डर ही रही है ना। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। महिला सशक्ति अच्छी नहीं दिखती। आप अपने ही नारों को बाद में जुबला बता देते हैं। ठीक है, अपने ही नारों को बाद में कह देते हैं ये तो जुबले थे हमारे। ठीक है, मैं एक रिएक्शन, एक राइट टू रिकॉल पर भी ले लेता हूँ। ये ठीक हो जाता, घर से निकलने नहीं देना चौहान साहब रुकिएगा, भारद्वाज जी रुकिएगा, दीप कमल सारंग जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं। दीप कमल जी, मैं राइट टू रिकॉल पर बात करना चाहूंगा आपसे सर। राइट टू रिकॉल आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि लोकतंत्र पर प्रहार कर दिया है बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने। देखिए जयप्रकाश, ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य हो जाता है, उनकी दुविधा हो जाती है कि जब भी सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उनको कोई ना कोई टिप्पणी मीडिया के सामने देनी पड़ती है और फिर उनको समझ में नहीं आता कि किस मुंह से सरकार की तारीफ करें या सरकार के साथ खड़े हों। तय कर लीजिए भारद्वाज जी, आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कि राइट टू रिकॉल अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो फिर आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए कि इसकी शुरुआत हुई है, और अगर बुरा है तो फिर आपको ये मांग नहीं करनी चाहिए कि सांसदों और विधायकों पर भी ये लागू होना चाहिए। दोनों तरफा बात नहीं हो सकती। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही चाह रहे हैं कि सांसदों और विधायकों पे भी इसको लागू किया जाए। तो ये तो लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी इसको अच्छा मान रही है कि बुरा मान रही है। दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली बात है। दूसरी बात, जैसे भारद्वाज जी अभी ये सारे प्रयोग पंचायत स्तर पर ही होते हैं, विधायकों पर या सांसदों पर क्यों नहीं होते? आप अपनी विधानसभा में देख लीजिए, जब योग्यता की बात आई तो पंचायतों से आपने शुरू की। अभी भी आपके करीब 30 ऐसे विधायक हैं विधानसभा के अंदर जो बेचारे 12वीं पास तक भी नहीं है। आंकड़ा निकाल लीजिएगा आप। देखिए उसका एक टेक्निकल रीजन है, और हमने इसको जब ये पिछली सरकार थी तब भी स्टडी किया था मैंने भी, और आज भी वही कारण है। जो राज्य की जो पंचायतें हैं, पंचायती राज विभाग है, स्थानीय निकाय हैं, वो राज्य का अधिकार है। विधानसभा के लिए कानून बनाना और संसद के लिए कानून बनाना ये देश की संसद का काम है। देश की संसद के स्तर पर उसके लिए सहमति बनानी होगी, और हरियाणा ने अगर अपनी पंचायतों के लिए शुरुआत की है
तो धीरे धीरे इस बारे में चर्चा पूरे देश में होगी और देश के सांसद भी इस पर विचार करेंगे कि क्या विधानसभाओं के लिए भी कोई ऐसा फॉर्मूला बन सकता है। देखिए, ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत के अलावा, जिसमें पंचायत के सभी वोटर शामिल होते हैं। ऐसी कोई सभा विधानसभा के स्तर पर नहीं होती जिसमें सारे वोटर शामिल होते हों। इसके अंदर एक फॉर्मूला है, ये समझना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है जैसे गुटबंदी की बात कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि पहले 1/3 लोगों को लिखित में प्रस्ताव पास करके संबंधित अधिकारी को देना पड़ेगा। यानी कि 3000 वोट अगर किसी पंचायत में है तो 1000 लोगों को तो पहले लिखित में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राम सभा बुलाई जाएगी, 2 घंटे की बैठक होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। तब 66%, 2/3 अगर 3000 वोटर है तो 2000 लोगों को सरपंच के खिलाफ होना पड़ेगा। तब जाके दीपकमल जी दो बातों का दो बिंदु बता दीजिए। दीपकमल जी ठीक है, ये आपने समझा दिया। मैं एक बार इस पर रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी से भी लूंगा, लेकिन मुझे एक बार समझा दिए सर। अगर पंचायत में ये बात आपने कहा कि इतनी प्रतिशत संख्या होगी तभी उसको सरपंच को हटाया जा सकता है, लेकिन सर एक सरपंच जब जीत के आएगा आदतन आप तो उस पर यही रहेगा कि कहीं जो उसकी विरोधी पार्टी है, विरोधी है, जो लोग हार गए हैं, कि वो उसको कब गिरा दे। आधी टेंशन तो सरपंच की ये बढ़ा दी आप लोगों ने कि बस उसे अपनी कुर्सी बचानी होगी। एक दूसरा सर, गुटबंदी क्यों नहीं होगी, क्यों यहां पर घेराबंदी नहीं होगी। आप देखते हैं चुनावों में, खासकर हरियाणा के जो पंचायत के चुनाव होते हैं वहां सर आपसी रंजिश इतनी बढ़ती है, गोलियां तक चल जाती हैं, मारपीट तक होती है, तो और घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि वो जो चुनाव हारेगा तो वो मौजूदा सरपंच के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह के मामले लेकर आएगा। दीपकमल जी। जयप्रकाश, मैं इसीलिए अपनी बात पूरी कर रहा था कि जब मैंने ये कहा कि किसी सरपंच के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आने के बाद 66% लोगों को उसके खिलाफ वोट डालना पड़ेगा, तो 66% एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जो कि इतना आसान नहीं है। इतने आसानी से वो नहीं होने वाला। खुद इमेजिन करके देखिए एक बार कि 66% लोग एक सरपंच के खिलाफ चाहिए, उस सरपंच के खिलाफ जिसको 1 साल पहले उन्होंने चुना है। तो ये स्थिति है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ये क्यों जरूरी है वो बात बता रहा था आपको कि पिछले कुछ सालों में हमने एक चलन देखा है कि कुछ गांव से निकलकर लोग गुड़गांव, दिल्ली बस जाते हैं या चंडीगढ़ आकर बस जाते हैं, यहां कुछ पैसे कमाते हैं और फिर गांव में जाकर सरपंची का इलेक्शन लड़ लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। सरपंच बन गए, वापस आकर फिर गुड़गांव में रहने लगते हैं। हफ्ता 10 दिन में 1 दिन गांव में गए और फिर सरपंच साहब गाड़ी पे लिखा हुआ मोटा मोटा और पूरी पंचकुला में और गुड़गांव में घूमते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ये प्रस्ताव काम करेगा कि अगर कोई सरपंच बनकर गांव के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, उनके बीच में नहीं रह रहा, तवज्जो नहीं दे रहा उनको, उनके खिलाफ लोग एकजुट हो सकते हैं 2/3। आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं होने वाले। अगर कोई दूसरा धड़ा है तो दूसरा धड़ा तो फिर भी हमेशा रहता है, विकास कार्यों में शिकायतें देता रहता है कि ये गुणवत्ता नहीं है, यहां पर पैसा खा गए, यहां पर पंचायती जमीन के लिए गलत तरीके से ठेका दे दिया। वो गुटबाजी वो गांव में हमेशा वैसे ही चलती रहती है। ये बिंदु दीपकमल जी ने अच्छा उठाया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शहर में रहने वाला शख्स गांव में आता है, उस पर पैसा होता है, वो मोटा पैसा खर्च कर चुनाव जीत जाता है, फिर वो नदारद होता है। ये अमूमन देखा भी जाता है पंचायतों में। मैं पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि हमारे साथ बीबीपुर से सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, दोनों मुद्दों पर आपके रिएक्शन, क्योंकि सर जैसे 50% भागीदारी की बात कर रही है सरकार, वो अच्छी बात है, लेकिन सर यहां जो हरियाणा का मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मुझे तो यह देखने को मिलता है चाहे हम महिलाओं को कितना बढ़ा लें, फैसले तो यहां उनके पति लेते हैं। सर नमस्कार जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो अभी हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों 50% भागीदारी की है महिलाओं की, वो तो बहुत अभूतपूर्व निर्णय है। लेकिन जो राइट टू रिकॉल है वो एक ऐसी महाभारत गांव में शुरू कर दी है जो आने वाले समय में शायद सरकार को भी इस निर्णय को वापस लेने के बारे में सोचना पड़े। जब कोई सरपंच बनता है उस गांव में शुरुआती तौर पर ही तिकोना मुकाबला तो मिनिमम होता ही है, यानी 3 धड़े पहले से बने हुए होते हैं जी। और जब कोई काम करने वाला व्यक्ति गांव में सरपंच बनता है, सबसे ज्यादा गांव के विवाद जमीनी स्तर से जुड़े हुए होते हैं कि गांव में अलग अलग प्रकार के अवैध कब्जे हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया तो सरपंच को सस्पेंड कर देंगे, एक तो डिसीजन नोटिस वो आएगा। फिर जब वो उस अवैध कब्जे को हटाना चाहेगा, क्योंकि लगभग हर गांव की गौ चराहा की जितनी भी जमीनें हैं वो गांव के लोगों द्वारा कब्जाई हुई है। अगर सरपंच चाहेगा कि मैं उन जगहों से कब्जे छुड़वाऊं
तो उन पर पूरे के पूरे ठोड़े और पूरे के पूरे लोगों का कब्जा होता है। अब वो लोग क्या करेंगे, 1 साल के बाद उन्हें पता है कि अगर ये सरपंच तुम्हारे खिलाफ अगर काम करेगा तो वो साथ में ही दूसरा कोई कैंडिडेट जो पहले से खड़ा होगा या उन्हीं में से कोई पंच उसको तैयार करेंगे बार्गेनिंग करके कि अगर तुम इन चीजों पे एक्शन नहीं लेंगे तो हम तुम्हें सरपंच बनवा देंगे जी। सबसे पहले अगर सरपंचों के बारे में निर्णय लिया गया, क्या हरियाणा सरकार ने किसी भी सरपंच एसोसिएशन से इसके बारे में बातचीत की, ग्राम सभाओं में चर्चाएं की? पहले पब्लिक से एक बार बात करते। बिल्कुल, जब मैं इस पर सुनील जी रिएक्शन ले लेता हूँ। वीरेंद्र चौहान साहब, ये पेज बड़ा गंभीर है जो सुनील जी ने उठाया राइट टू रिकॉल पर। देखिए, राइट टू रिकॉल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जनता में जो मतदाता है, हमारे प्रजातंत्र में जो मतदाता है, वो एक बार चुन के और 5 साल के लिए लॉक हो जाए, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये मांग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में बुद्धिजीवी वो करते रहे हैं। तो सर विधायकों पर भी करवा दीजिए सर, विधायक और सांसदों पर भी करवा दीजिए ना, फिर वही बात आती है। मुझे पूरा करने देंगे तो लोगों ने मांग नहीं की, ये मुझे एक बार पूरा करने है असल में जिन लोगों ने इस प्रकार की कोई मांग चाहिए तो मैं चुप हो जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक श्रेष्ठ परिवर्तन की मांग तमाम प्रबुद्ध लोग प्रजातंत्र के हित में कर रहे थे कि जिसको चुन दिया वो निरंकुश होकर के 5 साल के लिए दादागिरी ना करे, उस पर एक अंकुश होना चाहिए, रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो रिकॉल की व्यवस्था ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी उठे और रिकॉल करने चल दे। तो बड़ा विचार विमर्श करके 2/3 ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों को हटाने के लिए एकमत होना पड़ेगा, ये व्यवस्था की है। ये बहुत सटीक और तर्कपूर्ण व्यवस्था है। एक जो दलील दी जा रही है कि गुटबंदी होगी, आप ये देखिए प्रजातंत्र में चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, गुटबंदी वहां भी होती है, तनातनी वहां भी होती है, कभी कभी खून खराबा वहां भी होता है। उसके भय से हमने प्रजातंत्र छोड़ दिया क्या? ठीक है। तीसरी बात आपने कही कि विधायकों के लिए क्यों नहीं कर देते, लोकसभा में क्यों नहीं कर देते? कमल जी ने, दीप कमल जी ने उसका उत्तर दे दिया। हम ये कहते हैं हरियाणा के संदर्भ में कि हमने शिक्षित पंचायतें लाने का निर्णय किया था, देश भर में एक पहल की थी जिसको सर्वोच्च न्यायालय तक हमारे कांग्रेसी और दूसरे मित्रों ने तमाम तरह की फर्जी दलीलें देकर के चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निर्णय को अपहेल्ड किया, ठीक है, और ये कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी वो होना चाहिए। चलिए संजीव भारद्वाज जी, ऐतराज क्यों? संजीव भारद्वाज जी, मैं आऊंगा, दीप कमल जी आऊंगा। संजीव भारद्वाज जी, ऐतराज क्यों? एक सवाल मैं चाह रहा था, एक सवाल मैं चाह रहा था, इसका जवाब आप अगर पूछें कि जैसा उदाहरण मैं दे रहा था कि कोई सरपंच बनकर गुड़गांव में या पंचकुला में आकर ही बस जाता है और महीने 2 महीने में गांव में जाने लगता है, उसका क्या इलाज है सुनील जागलान जी के पास और भारद्वाज जी के पास? और अगर कोई सरपंच चुनने के बाद कोई बहुत ही वाहियात काम करने लगता है, कोई और मनमानी करने लगता है, तो उसका क्या इलाज है? क्या 5 साल? मैं एक बार इस पर रिएक्शन ले लूं। सुनील जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं भारद्वाज जी पर रिएक्शन लूंगा। सुनील जी, ऐसा होता है। और दूसरा, देखिए सरकार ने कहा था कि दलीलें आती है कि लोग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए शिकायत आ रही थी, इसलिए हम ये लाए। विधानसभा और लोकसभा तक भी ये बात जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सुनील जी जवाब दे रहे हैं। सुनील जी, मैं बताता हूँ। जैसे दीप कमल ने कहा, 1% सरपंच भी ऐसे नहीं होते जो चुने जाने के बाद गुड़गांव या चंडीगढ़ या पंचकुला रहते हो। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि गांव में मुश्किल से आरक्षित वर्गों के लोग, गरीब लोगों को मौका मिला था लोकतंत्र की वजह से गांव में सरपंच बनने का। उन्हें पहले ही अगर दीप कमल भाई एक बात देखना आप कि शेड्यूल कास्ट के सरपंच कितने सस्पेंड करवाए जाते हैं गांव में, जब वो जहां मेजोरिटी उनकी नहीं होती लेकिन रिजर्वेशन के कारण जब वो सरपंच बनते हैं, कितने सरपंचों को पीटा जाता है, कितने सरपंचों को सस्पेंड कराया जाता है। इसका एक सर्वे कराइए। और जो इस तरह की व्यवस्था है,
ये व्यवस्था तो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील साहब, आपने वाजिब पॉइंट उठाया। अगर कोई दलित सरपंच है, अगर वो पिछड़ी जाति से सरपंच है, तो उसके साथ ऐसा होता है, और ये हरियाणा में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जयप्रकाश, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर भी दलित ही सरपंच बनेगा, उसी वर्ग से ही दोबारा चुना जाएगा, उससे वर्ग चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन सर आप भी जानते हैं, दूसरे होते हैं वो सब इशारों पर काम करवाते हैं। देखिए अब मौका संजीव भारद्वाज जी का है। संजीव भारद्वाज जी आप कहिएगा, क्योंकि आपको वक्त कम मिला है। ठीक है, किए हैं उनको अच्छे से लागू करेंगे। जयप्रकाश जी, हाँ जी, मैं आपके अब 1 मिनट चुप कर दो इनको। हाँ जी, हो गया। चौहान साहब प्लीज चुप हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं, ये जयप्रकाश जी, आप मेरे भाई दीप कमल से पूछें, कहीं 5-5, 6-6, 4-4, 5-5 सरपंची के दौड़ में इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने वाला कोई 2-4 वोटों से जीत जाता है। 75% वोट या 74-73% वोट उसके वैसे ही खिलाफ पड़ती हैं। 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट ले जाते हैं। हर रोज कैसी अव्यवस्था फैलेगी कि वो अगले दिन उसके खिलाफ सारे इकट्ठे होके एक को खड़ा करके राइट टू रिकॉल की एप्लीकेशन बेवजह भी दे देंगे। लड़ाइयां भी होंगी, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम 1 साल बाद वर्क नहीं करता, कम से कम 1 साल बाद कानून पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 33%, चलो 1 साल बाद कम से कम 1 साल बाद। देखिए झूठ मत फैलाइए भारद्वाज जी, 1 साल बाद ही मान लिया आपकी बात है। और अगर आप कह रहे हैं, देखो ये टेक्निकल अगर 75% लोग उसके खिलाफ भी हैं, मुझे बोलने दो, मैं आपकी बात पर नहीं बोल रहा। अगर वो किसी एक पर सहमत होते तो वो सरपंच बन गया होता। पहले बोल लो, जब आपकी बारी हो। मैंने 5 मिनट वेट करी आपकी बात को। एक लाइन बोल देता हूं, क्यों बोल रहे हैं आप जो कह रहे हो कि भाई 25-30%, आप जो कह रहे हो 25-30% वोट लेकर जीत जाता है और 70-75% उसके खिलाफ होते हैं। वो 70-75% एक के ऊपर सहमत थोड़े होते हैं। अगर एक पर सहमत होते तो उनमें से सरपंच बन गया होता। और अगर कहीं है ऐसा, कोई बाय चांस 20-25% वोट लेकर बन गया और काम ठीक से नहीं कर रहा है, गांव उसके साथ नहीं है, तो उसको हटाना चाहिए। उसी का तो अवसर है ये। 1 साल बाद हटाइए उसको, नया सरपंच लेकर आइए, हो जाता है। अब मैं बोलूं, मुझे भी तो अवसर दे दो। अगर आप 20 मिनट में 15 मिनट आप बोलोगे तो जवाब क्या दूंगा मैं? ठीक है, बोलिए ना भारद्वाज जी। अगर आप 15 मिनट बोलोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? और मैं जयप्रकाश जी, ये दीप कमल भाई को ये बताना चाह रहा हूं कि ये व्यवस्था चाहे साल भर बाद फैले के 33% कोई क्लेम करे, ये सारी बाद में इलेक्शन के बाद, जैसे हमारे भाई सुनील ने कहा कि लोगों की जमीन के मसले होते हैं, वैसे होते हैं, वो सारे इकट्ठे होना स्वाभाविक है। ये कैसे मान रहे हैं कि वो इकट्ठे नहीं होंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आदमी, कोई सरपंच काम नहीं करता तो उसके ऊपर जितने भी अधिकारी, डायरेक्टर है, मंत्री है, संतरी है, वो गांव की कंप्लेंट पे उस पे एक्शन, उसकी इंक्वायरी करके आज भी ले सकता है। इंक्वायरी करके उसको सस्पेंड कर दे और उस वर्क को करवाए। तो ये राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंचों के ऊपर करने के लिए हमारी पार्टी ये समझ रही है कि इससे झगड़े के अलावा, अव्यवस्था फैलने के अलावा, गांव में सारे काम डिस्टर्ब होने के अलावा और कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, ये मान रहे हैं। बिल्कुल देखिए चौहान साहब, गांव की राजनीति आप जानते हैं, गांव की राजनीति आप जानते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, एक नाली पर झगड़ा हो जाता है। सर ये तो सरपंच जी का चुनाव है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं कि इकट्ठे हो जाएंगे बाद में। हाँ। अब ये जो चीजें कह रहे हैं, सुनील भाई ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई किसी ठीक है, चौहान साहब जवाब दे रहे हैं। भारद्वाज जी सुन लेते हैं, चौहान जी भी इस निर्णय के बारे में आप ये बताइए। अभी हम गांव में पंचायतें चला रहे हैं, ब्लॉक समितियां चला रहे हैं, विधानसभाएं और लोकसभा चला रहे हैं, क्योंकि गांव में झगड़ा होता है चुनाव के कारण, क्योंकि 2 दलों के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, गुटबंदी होती है। तो क्या हमने प्रजातंत्र को खूंटी पर टांग दिया? नहीं, अगर सर ये चीज तो ठीक है, तो हम तो ऐसी स्थिति को रोकते हैं, बढ़ाने के लिए थोड़े कदम उठाते हैं सर। वो ठीक है, आपकी बात सही है। आप सुनिए एक सेकंड के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, हम एग्जिस्टिंग व्यवस्था को मानसिकता है ना, ये नकारात्मक हो गई है। भाई भी वो तर्क दे रहे हैं जिन तर्कों का कोई वजूद नहीं है।
चलिए सर, देखिए आप लाए हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, आप ले आए हैं तो अब तो सर स्वागत है बिल्कुल, लेकिन क्या होगा वो तो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। वीरेंद्र जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, दीप कमल जी आपका भी, और सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।